हमेशा हम एक बार ओम का उच्चारण करेंगे, फिर गायत्री मंत्र। गहरी लंबी श्वास भरते हैं, ओम का उच्चारण प्रारंभ। स्वाहा तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में रगड़ते हुए बंद आंखों में पूरे शरीर में स्पर्श करेंगे। ऊर्जा के प्रवाह को अपने शरीर, मन, मस्तिष्क सब में महसूस करें। सभी को हरिओम। थैंक यू अल्फिया जी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, मेरी स्क्रीन विजिबल है आप सभी को और आवाज सही से आ रही है? यस मैम। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास। तो अभी तक हमने बस अपने 2 चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं। आज हम कोशिश करेंगे कि तीसरा कर लें। मैम जो 9th यूनिट है तो वो पूरा इसी बुक पे डिपेंडेड है। पूरा तो नहीं कह सकते, लेकिन 80% तो इसी का है। बाकी चीजें जो उसमें है ना, वो आप और जो हमारे और चीजें हम पढ़ते हैं ना दूसरे यूनिट, उसमें कवर हो जाती है। ठीक है। ओके मैम। ओके मैम। तो आज हम पढ़ने वाले हैं तीसरा अध्याय, जिसका क्या नाम है? अध्यापन विधियां, उसका अर्थ एवं कार्यक्षेत्र। ठीक है। तो अध्यापन विधियां, जैसे आपको नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, अध्यापन विधियां मतलब कि जो हमारे टीचिंग मेथड्स होते हैं, हम कौन से मेथड्स का उपयोग करते हैं पढ़ाते समय, उसके अर्थ के बारे में जानना है हमें, और उसके कार्यक्षेत्र के बारे में कि कौन सी जो विधि है वो किस प्रकार के पाठ के लिए, किस प्रकार के हमारे जो कह सकते हैं जो जैसा हमारा सिलेबस होता है या कौन सा सब्जेक्ट होता है, जिस हिसाब से उपयुक्त होती है, उसके बारे में इसमें पढ़ेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है हमारा, इसमें जो घटक होते हैं, शैक्षणिक प्रक्रिया में जो घटक होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बना है। ठीक है। तो इसमें हमारे 6 घटक होते हैं। पहला होता है अध्यापन। अध्यापन मतलब टीचिंग, है ना। अध्यापन होता है हमारा टीचिंग, विधियों संबंधित प्रक्रिया। टीचिंग में क्या करते हैं, जैसे कोई हमारे पास एक सिलेबस होगा, कोई एक यूनिट होगा, उसके बारे में बच्चों को पढ़ाया जाएगा, समझाया जाएगा, उसके नोट्स भी दिए जाएंगे, और उसके बाद उनसे जब हमारे वो सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद उनसे क्वेश्चन आंसर किया जाता है और उनका टेस्ट लिया जाता है, एग्जाम लिया जाता है। ये हमारा अध्यापन आ जाएगा। अध्यापन मतलब इंग्लिश में होता है टीचिंग। ठीक है। दूसरा जो हमारा घटक है वो है अधिगम। अधिगम होता है सीखना, यानी लर्निंग, कार्य द्वारा समायोजन की प्रक्रिया। ठीक है। सीखना क्या हुआ, एक तो हो गया हमारा अध्यापन। अध्यापन हो गया पढ़ाना। अब जिसको हम पढ़ा रहे हैं, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ या एमडीवाई के कोई दूसरे टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, तो जो चीज आप सीख रहे हो उससे, वो हमारा अधिगम हो जाता है। ठीक है। कि मान लो आपको करवाया गया हठयोग प्रदीपिका, आपको हठयोग प्रदीपिका पढ़ाया, वो एक हमारा जो प्रोसेस है वो टीचिंग हो गया, लेकिन जो आपने सीखा वो आपका अधिगम हो गया, है ना। तीसरा आता है हमारा अध्यापक। अध्यापक आप सभी को पता है टीचर होता है ना। प्रक्रिया निर्देशित करने वाला व्यक्ति, जो एक पूरी प्रक्रिया होती है हमारी पढ़ने की, जिसमें सबसे पहले क्या होता है, लेसन प्लानिंग होती है, क्योंकि एक प्लान लेके हम लोग चलते हैं, ऐसे ही सीधे नहीं बैठ जाते पढ़ाने। ठीक है। पहले हमें खुद से भी पढ़ना होता है और पूरा एक लेसन प्लान बनाना होता है कि आज हमें पहले ऑब्जेक्टिव सेट करने होते हैं, हमें आज क्या क्या कंप्लीट करवाना है, कौन से हम क्या क्वेश्चंस पूछेंगे बच्चों से, कितना हमें इतने टाइम में कवर करना है, उसके बाद हम इसमें से क्या क्वेश्चंस पूछेंगे, या जब पूरा वो चीज कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद हम एग्जाम किस तरीके से लेंगे आप लोगों का। ठीक है। तो ये सारा जो होता है ये अध्यापक का कार्य होता है। चौथा घटक है हमारा छात्र यानी स्टूडेंट। स्टूडेंट कौन होता है, जो कार्य द्वारा अपने को समायोजित करता है ना।
मतलब कि समय कार्य द्वारा समायोजित करने का क्या सॉरी क्या मतलब है कि जो आपको करवाया जा रहा है, जो आपको नई चीजें बताई जा रही है सॉरी जो आपको नई चीजें बताई जा रही है वो आप सीख रहे हो, उसको कितनी जल्दी सीख रहे हो या कितने समय में सीख रहे हो और किस प्रकार से सीख रहे हो। ठीक है, तो छात्र आप लोग हो गए और एक हिसाब से मैं भी हूँ। अगर मैं मान लो किसी दूसरे टीचर्स की क्लास लगाती हूँ तो मैं भी वहां पे एक छात्र हूँ, है ना। अगला है हमारा विषय या क्रिया, सीखने की विषय वस्तु, जो आपका सिलेबस है, जो आपको सीखना है, वो हमारा विषय आ जाता है। फिर है पर्यावरण या परिस्थिति, कक्षा या परिस्थिति जिसमें पूरी प्रक्रिया संचालित होती है। जैसे मान लो अभी तो आपकी ऑनलाइन क्लास चल रही है ना। अगर ऑफलाइन होती तो क्या होता, वहां पे एक पूरा क्लासरूम होता हमारे पास, है ना, पूरा क्लासरूम होता। और वहां पे अगर थ्योरी की क्लास होती तो आपको पूरा थ्योरेटिकल चीजें पढ़ाई जाती, अगर प्रैक्टिकल की होती तो वहां पे एक योगा हॉल होता। वो हमारा पर्यावरण आ जाता है। तो इसका क्या करना है, आपको सीक्वेंस याद रखना है, क्योंकि इसका सीक्वेंस पूछ लिया जाता है ना। ऐसे तो आपको पता होना ही चाहिए कि हमारे जो एक शैक्षणिक प्रक्रिया होती है उसमें 6 घटक होते हैं, जिसका नाम तो आपको याद होना ही चाहिए। कल पूछूंगी मैं तो आपको ये याद भी करना है और सीक्वेंस में याद करना है, आगे पीछे नहीं याद करना है। ठीक है, अध्यापन हो जाएगा हमारा टीचिंग, फिर अधिगम यानी लर्निंग, टीचर, स्टूडेंट, जो हमारा करिकुलम है, और लास्ट हो जाएगा पर्यावरण यानी जो हमारा एनवायरनमेंट है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस बने हैं, तो आपको ये याद रखना है ना। यहाँ पे क्या बोला गया है कि शैक्षणिक प्रक्रिया में हमारी दो प्रावस्थाएं होती है, जो हमारी एक उसमें पहला क्या होता है, अध्यापन, और दूसरी सीखना। अध्यापन यानी जो आपको पढ़ाया जाएगा और जो आप लोग सीखोगे, वो दूसरी प्रावस्था होगी। तो ये भी आपको याद रखना है कि जो दो प्रावस्थाएं हैं, पहला हमारा टीचिंग है और दूसरा लर्निंग है। अध्यापन में अध्यापक द्वारा सीखने के अनुभव का गठन और संचालन होता है ना। क्या किया जाता है अध्यापक के द्वारा, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, एक पूरी प्लानिंग की जाती है, उसके बाद उसको एग्जीक्यूट किया जाता है क्लास में। और उसके बाद का क्या प्रोसेस होता है, वो भी कि आपको क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाएंगे, आपका एग्जाम किस तरह से लिया जाएगा जब आपका कंप्लीट हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, तो ये हमने इतना पढ़ लिया इस वाले में। अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्या दिया गया है। स्क्रीन विजिबल है? यस मैम। जी मैम। हाँ जी। तो फिर अगला क्या बोला गया है हमें, अगला बोला गया है सीखना। सीखना क्या होता है, सीखना वही आप सभी को पता है कि छात्र द्वारा पूर्ण अंगों का अध्यापन द्वारा उत्पन्न की गई नई परिस्थिति से समायोजन। पूर्ण अंगों का क्या मतलब, आपकी जैसे आपकी सेंसेस है पूरी हमारी, आप आंखों से भी देख लो। जैसे अभी अभी का उदाहरण अगर हम ले तो क्या है, आप आंखों से देख पा रहे हो स्क्रीन को, स्क्रीन पे जो आपको दिखाया जा रहा है पीडीएफ, आप उससे आंखों का इस्तेमाल कर रहे हो, कानों से आवाज सुन रहे हो। बाकी अगर आप साथ में नोट्स भी बना रहे हो तो आपके हाथों का उपयोग भी हो रहा है साथ में। तो यही है सीखना, कि छात्र जितने भी अपने सेंसेस का इस्तेमाल कर सकता है और उन चीज के माध्यम से जो उसको पढ़ाया जा रहा है उसको सीखता है ना। फिर अध्यापक कौन होता है, ऐसा व्यक्ति जो छात्र की सीखने की प्रक्रिया को उद्दीपित करता है। मतलब कहीं ना कहीं अगर कहा जाता है ऐसे कि कोई छात्र है, उसको पढ़ने में रुचि नहीं है, तो ज्यादातर, ये ज्यादातर भी नहीं कह सकते, कि कुछ कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं कि उनका पढ़ाने का तरीका ऐसा होता है जिससे बच्चों में क्या होता है, सीखने की प्रक्रिया जाग जाती है, मतलब उनका इंटरेस्ट बनता है उस चीज में कि हमें ये सीखना है इनसे। ठीक है, और फिर क्या करते हैं, जो हमारे अध्यापक होते हैं इनके नेतृत्व में व्यक्तियों के अनुभवों को गठित और निर्देशित करता है, मतलब अपने नेतृत्व में। वही जो हमने पहले पढ़ लिया कि जो जो टीचर का काम होता है क्लास से पहले, क्लास के समय और क्लास के बाद भी। ठीक है, वह आवश्यक रूप से एक शिक्षक है जो छात्र में निहित जो कुछ भी उत्तम है उसे उजागर करता है। क्योंकि जैसे आपको पता ही है, जो हमारा एक कह सकते हैं कि गोल होता है टीचिंग का, क्या होता है, बच्चों की ओवरऑल डेवलपमेंट करना, है ना। ओवरऑल डेवलपमेंट करना, तो क्या होता है, छात्र का कर्तव्य यही होता है कि छात्रों में जो चीज अच्छी है, जो चीज को वो बहुत बेहतर ढंग से कर पाते हैं, वो चीज उनमें
उजागर करनी है। हालांकि सबकी क्षमताएं अलग अलग होती है, कुछ बच्चे को मान लो प्रैक्टिकल अच्छा आता होगा, कुछ को थ्योरी अच्छी आती होगी, कुछ को दोनों चीजें अच्छी आती होगी, ठीक है। लेकिन जिसमें जो चीज भी अच्छी है उसको उजागर जो करता है वो व्यक्ति कौन होता है, वह अध्यापक होता है ना। छात्र कौन होता है, जो अपने संगठन को अध्यापक द्वारा गठित और मार्गदर्शित नई स्थिति से समायोजित करने का इच्छुक होता है। जैसे कि हमने पहले पढ़ लिया, जो सीखा उसको सिखाने का वो इच्छुक होता है। विधियां अध्यापक द्वारा प्रयुक्त वे कार्य विधियां होती है जिनके माध्यम से अध्यापक और छात्र के बीच परस्पर क्रिया होती है। मतलब कि विधि, मान लो अगर हम ले लेक्चर मेथड जो हमारा होता है, तो ये सारी जो है जैसे लेक्चर मेथड हो गया, ग्रुप डिस्कशन हो गया, या फिर बहुत जितने भी हमारे अलग अलग तरीके हम आगे पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। तो वो हमारी विधियां आती है कि कौन सी विधि से पढ़ाया जा रहा है। प्रैक्टिकल कुछ पढ़ाने का तरीका अलग, करवाने का तरीका अलग होता है। जो हम एक नॉर्मल थ्योरी क्लास लेते हैं उसको करवाने के लिए हमारे पास अलग विधि होती है। वो ही सारी चीजें इसमें है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है हमारा, आगे क्या है, फिर आता है एग्जाम। अध्यापन। हाँ जी, कोई कुछ बोल रहे हैं। नो मैम। ठीक है। फिर आता है हमारा अध्यापन का कार्यक्षेत्र अधिगम। ये सभी को पता है, अध्यापन का उद्देश्य छात्र में परिवर्तन लाना है। लेकिन कैसा परिवर्तन लाना है, ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसा पढ़ा दिया जाए जिससे बच्चों की जो पर्सनैलिटी है वो बिल्कुल नेगेटिव की तरफ मुड़ जाए। एक नकारात्मक परिवर्तन नहीं लाना है, सकारात्मक परिवर्तन लाना है ना। कि जो भी बच्चा सीखे वो अच्छी चीजें सीखे, जो उसके लिए भी अच्छी हो, उसके साथ साथ उसके परिवार के लिए, दोस्तों के लिए और समाज के लिए भी अच्छी हो। तो यही हमारा उद्देश्य होता है, अध्यापन का उद्देश्य, कि ऐसा पढ़ाया जाना चाहिए, ऐसी टीचिंग होनी चाहिए जिससे बच्चों में अच्छा परिवर्तन हो। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब तक सीखना नहीं होता है तब तक अध्यापन नहीं होता है। अगर मान लो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैंने आपको इसके 2 चैप्टर्स करवा लिए हैं, ठीक है। 2 चैप्टर्स तो करवा लिए हैं, लेकिन अगर आपने वो चीज सीखी नहीं है तो वो टीचिंग नहीं हुई है। क्योंकि उद्देश्य तो हमारा है कि आप लोग सीखो, लेकिन अगर आप नहीं सीख रहे हो, क्या पता मेरे ही तरीके में कोई गड़बड़ हो, मैं अच्छे से ना पढ़ा रही हूँ, तो अगर ऐसा होता है, अगर आपने सीखा नहीं है तो हम उसको टीचिंग भी नहीं मानते हैं, है ना। और अध्यापक क्या करता है, परिस्थिति का निर्माण तो करता है, और क्या करता है, छात्र के क्रियाकलापों को प्रोत्साहित और निर्देशित करता है। मतलब पढ़ाने के लिए सबसे पहले एक एनवायरनमेंट का निर्माण किया जाता है टीचर के द्वारा, और जितनी भी चीजें करवाई जाती हैं उस चीज को वो निर्देशित करता है, मतलब इंस्ट्रक्शन देता है बच्चों को, छात्रों को, ठीक है। उनको प्रोत्साहित भी करता है। अगर वो किसी चीज को नहीं कर पा रहे हैं, मान लो किसी को वस्त्र धोती करनी नहीं आ रही है, तो अध्यापक क्या करते हैं, ऐसे नहीं है उसको बिल्कुल बोल देंगे ठीक है नहीं हो रहा है तो मत करो, तुमसे होगा ही नहीं। उनको प्रोत्साहन देते हैं कि आप कर सकते हो, आप और अच्छा कर सकते हो। ये जो चीज किसी को पहले से आती है उसके लिए भी उसको शाबाशी देके नई चीजों को सीखने के लिए प्रोत्साहित करता है, ठीक है। और सीखना सभी को पता है छात्र के द्वारा ही होता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज इसमें ये भी है कि अध्यापक भी सारी उम्र एक छात्र ही रहता है, वो भी सीखता रहता है, क्योंकि नई नई चीजें आती रहती है ना, तो वो भी सीखता ही रहता है। तो कहीं ना कहीं एक अध्यापक के अंदर भी एक छात्र छुपा होता है ना। और प्रत्येक छात्र को स्वयं ही सीखना होता है। अध्यापक छात्र की सीखने की परिस्थिति में लाने का कार्य करता है और सीखने की प्रक्रिया की दक्षता को बढ़ाता है, ठीक है। फिर क्या है, अध्यापन जो है एक टीचिंग है, वो क्या है, एक विज्ञान भी है और एक कला भी है। दोनों ही चीजें हैं जो हमारी टीचिंग है। क्योंकि विज्ञान इसलिए है क्योंकि सिद्धांतों पर आधारित तर्क मूल और व्यवस्थाएं इसमें होती है। कला किस लिए है, क्योंकि इसको एक सूत्र में समेटा नहीं जा सकता, क्योंकि कला क्या होती है, बहुत वाइड होती है। मतलब इसको एक चीज में हम नहीं बोल सकते कि देखो ये है। तो जो एक टीचिंग की प्रोसेस होती है हमारी, जो एक पढ़ाना है, वो क्या है, एक विज्ञान भी है और एक कला भी है ना। कला के रूप में अध्यापन में छात्रों को प्रभावित करने वाले कारकों और सीखने की पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता आवश्यक है, जिसे आवश्यकता अनुसार संपरिवर्तित करना चाहिए। और जो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अगला वाला जो है क्या है,
कि जो हमारा अध्यापन और अधिगम होता है, जो टीचिंग लर्निंग की एक प्रक्रिया है, हमारी शैक्षणिक प्रक्रिया, उसका सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है? छात्र है। क्योंकि ये सारी जो प्रक्रिया हमारी होती है वो छात्र पर ही केंद्रित होती है। उद्देश्य तो यही है हमारा, टीचिंग का उद्देश्य यही है कि बच्चों को हमें पढ़ाना है ना, बच्चों को पढ़ाना मतलब सभी चीजें, बिल्कुल जो हमारा फोकस है बच्चों पे है। बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों को समझ आना चाहिए, बच्चों की लर्निंग होनी चाहिए और उनमें एक अच्छा परिवर्तन आना चाहिए, जिससे वो आगे जाके अपने आप को, दूसरों को मतलब अच्छी चीजें दे सके। ठीक है, ये इतना समझ आ गया जितना हमने अभी तक पढ़ा सभी को? एक बार बता दीजिए माइक ऑन करके। यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो कोई बता सकता है कि कितने घटक हैं हमारे शैक्षणिक प्रक्रिया के? मैम छह सिक्स। मैम। हाँ जी, कौन से? मैम अध्यापन अधिगम। मैम अध्यापन, पहले नंबर पे अध्यापन, सेकंड पे अधिगम, थर्ड पे अध्यापक, फोर पे छात्रा, फाइव पे विषय और सिक्स पे पर्यावरण। हाँ जी, वेरी गुड, मतलब है आप लोगों का ध्यान क्लास में। ठीक है, आपको ऐसे ही ध्यान रखना है, क्योंकि देखो ये चीज ना, जो ये वाला हमारा ये जो हमारी बुक है ना, ये देखने में लगती है इजी है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे काफी क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछते हैं। आपको पता है कि इससे पूछेंगे मतलब पूछेंगे ही। तो जैसे आपने अभी ये बताया, तो इसका सीक्वेंस याद रखना है, क्योंकि सीक्वेंस पूछते आगे पीछे आपको ऑप्शंस दे देंगे, फिर आपको इसको सीक्वेंस में लगाना होगा। ठीक है, क्योंकि ये आया हुआ है पहले प्रश्न, इसलिए बोल रही हूँ। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब आती है हमारी अध्यापन विधियां, यानी टीचिंग मेथड्स, है ना। तो इसके मुख्यतः दो वर्ग हमें बोले गए हैं। पहली है निर्देशन विधियां, जो कक्षा में सैद्धांतिक विषयों को पढ़ाने में काम आती हैं। जैसे कक्षा में हमने मान लो हमने सैद्धांतिक विषय में क्या आ जाएगा हमारे पास, जैसे हमने श्रीमद् भगवत गीता पढ़ा, तो इसके लिए जो हम विधि बोलेंगे वो निर्देशन विधियां आ जाती है ना। फिर आती है व्यवहारिक, व्यवहारिक कौशलों को क्रीड़ा क्षेत्रों या व्यायाम शालाओं में पढ़ाने की विधियां दूसरी ये होती है कि व्यायामशाला में क्या करवाएंगे हम वहां पे शतक्रिया करवा सकते हैं आपको, आसन करवाएंगे, प्राणायाम करवाएंगे, मुद्रा बंध का अभ्यास करवाएंगे, है ना। ये सारी चीजें तो इससे मुख्यतः दो बोली गई है। पहली तो निर्देशन विधियां वो है जो हमारे सैद्धांतिक विषय को पढ़ाने के काम आती है। दूसरी वो है जो हम प्रैक्टिकल चीजों को करवाने के लिए उपयोग में लाते हैं। तो ये इनका आपको नाम याद रखना है। ठीक है, कक्षागत विधियां, व्याख्यान विधि, सस्वर पाठ विधि, प्रयोजना विधि, प्रयोगशाला विधि, अभिनय विधि, समूह चर्चा विधि इत्यादि नामों से जानी जाती है। मतलब जो हमारी कक्षा में जिन जिन विधियों का हम उपयोग करते हैं उनके नाम बोले गए हैं। इसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, अभी बस इसके नाम नाम बताए गए हैं कि वो कौन सी है। जैसे व्याख्यान होता है हमारा लेक्चर मेथड, ठीक है। फिर सस्वर पाठ हो गया रिसाइटेशन, प्रयोजना होता है प्रोजेक्ट, प्रयोगशाला होता है जो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं लैब में, ठीक है। अभिनय विधि होती है जिसमें नाटक किया जाता है, नाटक ड्रामा के द्वारा बच्चों को सिखाया जाता है। मान लो किसी पुराने समय के बारे में हमें बताना है, पुराने जमाने के बारे में, तो उसमें कुछ बच्चे राजा का रोल निभाएंगे, कुछ किसी दूसरे का, तो वो सारी अभिनय विधि में आती है। समूह चर्चा होता है हमारा ग्रुप डिस्कशन, ठीक है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे जो भी यहाँ पे दिया गया है। कौशलों या शारीरिक क्रियाओं को सिखाने की विधियों का अच्छे से वर्गीकरण नहीं हुआ है, मतलब जो भी हमारी शारीरिक क्रिया हम करवाते हैं उसका बहुत अच्छे से ना वर्गीकरण नहीं किया गया है, मतलब उनको अच्छे से डिवाइड नहीं किया गया है कि ये इसके लिए है, ये किसी दूसरी चीज के लिए है। लेकिन फिर भी क्या होता है, हम अपने तरीके से उसको करवा लेते हैं टीचर की, हमें ये वाली चीज ऐसे करवा लेनी चाहिए, है ना। फिर यहाँ पे ज्यादा कुछ और इसमें इम्पोर्टेंट है नहीं इस वाले पैराग्राफ में, तो ये आप पढ़ लेना खुद से, मैं आगे वाला पढ़ा देती हूँ आपको जो इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट चीज हमारी है पारंपरिक रूप से, तो आपको सीधा पूछ लिया जाएगा योगाभ्यासों की अध्यापन विधियां पुस्तक के अनुसार पारंपरिक रूप से सफल अध्यापन के कौन से ढंग है, ये कितने ढंग है? तो दो है, पहला है हमारा अध्यापक केंद्रित और दूसरा है छात्र केंद्रित। अध्यापक केंद्रित होता है टीचर सेंटर्ड और छात्र केंद्रित होता है स्टूडेंट सेंटर्ड।
तो इसमें क्या अंतर होता है? अध्यापक केंद्रित क्या होता है? जो पूरी तरह से नाम से समझ आ रहा है ना, अध्यापक केंद्रित है, मतलब केंद्र बिंदु इसमें अध्यापक होगा। ठीक है, तो सारा काम अध्यापक ही करेंगे, इसमें पढ़ाएंगे भी अध्यापक ही। फिर इसमें स्टूडेंट का रोल कम हो जाता है, जो हमारा अध्यापक केंद्रित होता है। जैसे कि लेक्चर मेथड। लेक्चर मेथड में क्या होता है कि कोई टीचर आते हैं, किसी जो भी उनका टॉपिक होता है उस पे लेक्चर देते हैं, बहुत ज्यादा इंटरेक्शन नहीं होती है टीचर स्टूडेंट में, और फिर वो चले जाते हैं। ये अध्यापक केंद्रित का एग्जाम्पल हो गया हमारे पास। छात्र केंद्रित। छात्र केंद्रित में क्या होता है, बच्चों को एंगेज रखते हैं, उनसे बीच में क्वेश्चन पूछा जाता है, क्लास से पहले पूछ लिया जाएगा, या उनसे डिस्कशन करने के लिए बोल दिया जाएगा आपस में कि आप लोग डिस्कस करो, उनको कोई टॉपिक दे दिया जाएगा, फिर आप उनको बोलेंगे कि आपका इसका क्या परिणाम निकला है, आपको डिस्कस करके हमें बताओ। तो अध्यापक केंद्रित में बिल्कुल ध्यान टीचर्स पर होगा, लेकिन छात्र पे क्या होता है, जो छात्र केंद्रित होता है उसमें छात्र ज्यादा एक्टिव होते हैं, जो कि एक अच्छा है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम पुरानी उसके हिसाब से चलेंगे तो बच्चा बोर हो जाता है, या अगर उसको कुछ समय बाद समझ नहीं आ रहा है, अगर बीच में कोई क्वेश्चन पूछेंगे, मान लो किसी का ध्यान भटक रहा था, तो उसका ध्यान तुरंत वहां चला जाएगा। तो वो ऐसा नहीं है कि उस चीज से बिल्कुल ही पीछे छूट जाएगा, उसका ध्यान वहां जाएगा, फिर उस चीज को पढ़ेगा और समझेगा। तो आपको ये याद रखना है कि दो हमारे पास इसके अध्यापन विधि के ढंग है, अध्यापक केंद्रित और दूसरा है छात्र केंद्रित। फिर क्या कह रहे हैं कि प्राचीन समय में अध्यापक केंद्रित पद्धति योग की भी मुख्य विधि थी, जो बहुत पुराना समय था। आज के समय में ऐसा नहीं है कि जो योग की थी वो भी बिल्कुल अध्यापक केंद्रित हुआ करती थी, परंतु अब क्या है, वैज्ञानिक विचारधारा के कारण छात्र केंद्रित पद्धति पर ध्यान दिया जाता है ना। फिर इसमें क्या होता है, हाँ जी, स्वाभाविकतया विधि में निहित सिद्धांत और धारणाएं छात्र केंद्रित पद्धति, जिसमें मुख्य बल छात्र की आवश्यकताओं पर ही होती है। इसमें यही बोला है इस लाइन में कि जो हमारी छात्र केंद्रित विधि होती है, इसमें सारी जो हमारा ध्यान होता है वो किस पर होता है, छात्रों की आवश्यकताओं पर, कि किसी को कैसे सीखना है, क्योंकि बच्चों की क्षमताएं भी अलग अलग होती है। कुछ बच्चे किसी चीज को बिल्कुल 10 मिनट में सीख जाएंगे, कुछ उसी चीज को आधे घंटे में सीखेंगे, कुछ उस चीज को 3-4 घंटों में सीखेंगे, कुछ 1-2 दिनों में सीखेंगे। तो ये जो विधि है ये सारी बच्चों पर ही केंद्रित होती है ना, कि उन्हीं के हिसाब से हम उनको करवाते हैं। ये दो चीजें आपको याद रखनी है, अध्यापक केंद्रित विधि और छात्र केंद्रित विधि। ठीक है, इतना समझ आ गया? ये वाला पेज समझ आ गया सभी को? यस मैम। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या है, कुछ मूलभूत विधियां बताई गई है हम लोगों को। ये इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता है। जिसे आपको एग्जाम्पल दे देंगे, एक बार क्वेश्चन आया था कि कोई उन्होंने एग्जाम्पल दिया था, फिर पूछा था कि ये वाली कौन सी विधि है पढ़ाने की, ये कौन सी विधि है। तो आपको इनके नाम याद रखने हैं, पहली बात तो नाम याद रखने हैं। उसके बाद कि इसमें होता क्या है, इस विधि में क्या होता है, वो भी आपको पता होना चाहिए। फिर थोड़े थोड़े आप ऐसे भी समझ सकते हो कि ये वाली विधि कौन से विषय को पढ़ाने के लिए उपयोगी होगी, क्योंकि अब आपको ऐसा नहीं पूछेंगे वो, क्योंकि अब जैसे लेवल बढ़ रहा है ना हमारे एग्जाम का, तो वो थोड़े टफ क्वेश्चन पूछते हैं, थोड़े डीप क्वेश्चन पूछते हैं। तो आपको ये याद रख लेना है, नाम के साथ साथ उसकी पता होना चाहिए उसका अर्थ भी, और ये भी पता होना चाहिए कि कौन सी चीज को पढ़ाने के लिए कौन सी विधि इंपॉर्टेंट है। तो पहली है हमारी व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि वही लेक्चर मेथड है ना, औपचारिक अध्यापन की सबसे प्राचीन विधि है। तो सबसे प्राचीन विधि क्या हो गई हमारे पास, पहला तो यही बन गया व्याख्यान विधि यानी लेक्चर मेथड। ठीक है, यह विधि विस्तृत क्षेत्रों से सामग्री के गठन में किसी विशिष्ट प्रकार की सूचनाओं को उपयोगार्थ अलग नई सूचनाएं प्रस्तुत करने में और विस्तृत स्रोतों से प्राप्त सूचनाओं के संश्लेषण में उपयोगी होती है। ठीक है, मतलब क्या है कि कोई हमारे पास मान लो कोई टॉपिक है हमारे पास, ठीक है, तो उसके बारे में हमको
पढ़ाना है। तो उसके बारे में क्या है, इसमें सूचना दी जाती है, या उस चीज में क्या नया अपडेट हुआ है उसके बारे में सूचनाएं दी जाती हैं। और इसके लिए क्या होता है, टीचर बहुत वो करता है, अलग अलग स्रोतों से जानकारी इकट्ठा करता है, ऑथेंटिक स्रोतों से। ऐसा नहीं है कि कुछ भी कहीं से भी उठा के आपको पढ़ा देंगे। तो व्याख्यान विधि में, लेक्चर में ये है कि कोई चीज आपको पढ़ाई जा रही है, लेकिन उसके लिए क्या है, टीचर काफी मेहनत करके आते हैं और अलग अलग स्रोतों से जानकारी इकट्ठा करके आपको पढ़ाई जाती है। ठीक है, लेकिन ये विधि क्या है, उन परिपक्व छात्रों के लिए अधिक उपयोगी है जिनका श्रवण संवेदन ऊंचा है। क्यों है? श्रवण संवेदन यानी सुनने की क्षमता, कि कितनी देर तक कोई सुन सकता है, क्योंकि उनमें ऊंची श्रवण संवेदना के लिए संवेदना के कारण स्वर स्तर, स्पष्टता, विश्राम अवधि और शब्दावली स्तर की समस्याएं रहती हैं। ठीक है, देखो, अगर कोई ऐसा होगा, मान लो आपका 40 या 45 मिनट का एक लेक्चर होता है, हम व्याख्यान विधि की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो व्याख्यान विधि में तो यही होगा ना कि टीचर ज्यादा इंटरेक्ट नहीं करेगा, वो बस आपको जो उसके पास मटेरियल है, जो उसके पास सामग्री है आपको पढ़ाने के लिए, वो आपको पढ़ा देगा। ठीक है, लेकिन उस बीच में जब आपके साथ इंटरेक्शन नहीं हो रही है, तो बच्चे क्या है, कई बार बच्चे जिनको उतनी पेशेंस नहीं होती है, तो उनका ध्यान भटक जाएगा, तो वो उस चीज को अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। लेकिन जो थोड़े परिपक्व होते हैं, जो थोड़े मेच्योर स्टूडेंट होते हैं, उनके लिए ये इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि वो समझ लेते हैं, इतनी देर तक बैठ के सुन भी सकते हैं और उस चीज को अपने दिमाग में भी बिठा सकते हैं। तो ये व्याख्यान विधि उन बच्चों के लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है। योगाभ्यास को सिखाने के लिए व्याख्यान का बहुत उपयोग है। क्यों? व्याख्यान क्यों उपयोगी है योगाभ्यास के लिए, बल्कि ये एक प्रैक्टिकल विषय है, इसलिए क्योंकि उससे पहले हम उनको उसकी विधि के बारे में बताएंगे। ऐसा नहीं है जाके सीधा बोलेंगे योगा मैट लाओ, ये वाला आसन करो, नहीं, हम उनको उस चीज की व्याख्या देंगे कि देखो, ये होता है, ये मान लो हमारा पश्चिमोत्तानासन है, इसकी विधि ये है, इसको ऐसे किया जाता है, किन व्यक्तियों को ये करना चाहिए उसके बारे में बोलेंगे, किन को नहीं करना चाहिए वो बताया जाएगा, इसके फायदे क्या होते हैं वो बताया जाएगा, और उसको करने के बाद जो कमी रह गई है वो बताई जाएगी बच्चों को। तो ये सारी व्याख्या के द्वारा ही बताई जाएगी, इसलिए बोला गया है कि योगाभ्यासों को सिखाने में जो हमारा व्याख्यान है उसका बहुत ज्यादा उपयोग है। यही बोला गया जो मैंने आपको भी समझाया कि किसी भी क्रियाकलाप से संबंधित और योग के परिप्रेक्ष्य में सूचनाएं प्रस्तुत करने में इसका उपयोग किया जाता है ना। फिर क्या है, किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए व्यापक भाषण की आवश्यकता होती है, तब छात्र को अध्यापक का व्याख्यान अच्छी प्रकार से सुनाई पड़ना चाहिए। मान लो कोई इंपॉर्टेंट चीजें बतानी है बच्चों को, तो उस चीज के लिए पहली बात तो ये है कि टीचर को कैसे बोलना है, कितने मान लो अगर तो 5 बच्चे हैं, फिर तो वो धीरे भी बोलेंगे तब भी सुनाई, ऑफलाइन कक्षा की बात करेंगे, ठीक है, यहाँ पे तो आप सबको सुन ही जाता है। ऑफलाइन मान लो आगे बच्चे 5 बच्चे बैठे हैं, तो अगर आप थोड़ा धीरे बोलोगे तो वो सुनाई देगा। लेकिन अगर 40-50 बच्चे हैं आपकी क्लास में, तो आपको ऐसा स्वर रखना है कि आपका जो लेक्चर है वो पीछे वाले को भी अच्छे से समझ आए, वही वहां पे बोला गया है। तो अध्यापक यदि अच्छे प्रकार से तैयारी करेगा तो इसका व्याख्यान प्रेरणादायी होगा, रोचक होगा और उद्दीपक हो सकता है। ठीक है, मतलब अगर एक टीचर ने बहुत अच्छे से अपना लेक्चर प्रिपेयर किया है तो प्रेरणादायी हो सकता है वो लेक्चर, रोचक भी हो सकता है, इंटरेस्टिंग हो सकता है। उद्दीपक क्या होगा, उद्दीपक का मतलब होता है कि किसी चीज के बारे में फिर आपको और जानने की इच्छा, कि देखो आपके अंदर ये चीज जाग रही है कि आज सर ने हमें ये पढ़ाया या मैम ने ये पढ़ाया, पर फिर उसके आगे का पढ़ेंगे तो वो रुचि और उसमें उनमें जाग जाती है। ठीक है, ये बताया गया है यहाँ पे। इतना समझ आया सभी को व्याख्यान विधि? जी मैम। हाँ जी, तो अब यहाँ पे बोला गया है, अब यही बताया गया है हम लोगों को कि किन बातों का हमें ध्यान रखना है अगर हम अध्यापन विधि सॉरी व्याख्यान विधि बता रहे हैं तो, है ना। तो जो जो चीजें हमें ध्यान रखनी है ये भी आपको दिमाग में रखनी है अपने, मतलब इनको याद कर लेना है, आपको समझ लेना है और याद भी कर लेना है। देखो, सबसे पहले तो यह एक अध्यापक केंद्रित कार्य है, तो आपको ये इससे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जो व्याख्यान विधि है
वो निम्नलिखित में से उसकी कह सकते हैं कि वो किस प्रकार का होता है। तो उसमें आपको पूछ लेंगे छात्र केंद्रित है, अध्यापक केंद्रित है, दोनों है, या इनमें से कोई भी नहीं है। इस प्रकार ये पूछ सकते हैं। या ऐसा पूछ सकते हैं कि निम्नलिखित विधि, आपको विधियों के नाम दे देंगे, फिर पूछेंगे कि निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी विधि है जो अध्यापक केंद्रित है। तो हमारी अध्यापक केंद्रित व्याख्यान विधि है ना। अच्छा, कोई बताएंगे मुझे अध्यापक केंद्रित कैसी विधि होती है? अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले। लेक्चर मेथड मैम। हाँ जी, वो तो व्याख्यान हो गया ना हमारा, लेकिन थोड़ा उसके बारे में एक्सप्लेन कीजिए कि कैसे होता है, ध्यान किस पे होता है अध्यापक केंद्रित में ज्यादा? मैम जो लेक्चर छात्रों पे होता है। अध्यापक छात्र केंद्रित में छात्रों पे होता है? किसने कहा ये? मैम जो लेक्चर अध्यापक क्षेत्र पे मैम टीचर पे होता है मैम, सारा मतलब सब काम टीचर को करना पड़ता है। हाँ जी, देखो इतना आसान है, अध्यापक केंद्रित लिखा गया है। अध्यापक केंद्रित है तो अध्यापक पे ध्यान होगा, छात्र केंद्रित होगा तो छात्र पे ध्यान होगा। आसान है। लेकिन पता क्या होता है, आपकी बात नहीं, मतलब ऐसे मत लेना, पर्सनली मत लेना इस चीज को। हम क्या करते हैं ना, इजी होता तुम सोचते ठीक है नहीं आ जाएगा, नहीं आता। कई बार इजी क्वेश्चन हम गलत कर देते हैं, तो उसकी वजह से एक क्वेश्चन आपका गलत है ना, आसान, और उसकी वजह से आपका नेट जेआरएफ रह जाता है। तो इस चीज का ध्यान रखना है, थोड़ा दिमाग में रखिए। चलो ठीक है, रिवाइज करोगे तो और अच्छे से समझ आएगा, है ना। तो इसके बारे में क्या है, ये व्याख्यान विधि के बारे में ही बोला जा रहा है, जो टीचर्स को ध्यान रखना है। अध्यापक केंद्रित कार्य है, अतः इस कारण से छात्रों को इसमें सक्रिय सहभागी ना होने को प्रोत्साहन मिल सकता है। क्या बोल रहे हैं हम, अध्यापक केंद्रित है तो छात्रों को ऐसा लग सकता है कि हाँ बस टीचर पढ़ा रहे हैं, ये रोज ऐसे ही करते हैं, आते हैं पढ़ाते हैं चले जाते हैं। तो उसमें बच्चे क्या कर सकते हैं, ऐसे पीछे बैठ के मान लो उनका ध्यान ही नहीं है, बिल्कुल सक्रिय नहीं है उस चीज में, तो ऐसा भी हो सकता है। तो हमें इस चीज को भी ध्यान रखना है कि बच्चों का ध्यान हम पे हो, जो हम बता रहे हैं उनको। ठीक है। और कई छात्रों में इस विधि से सीखने की योग्यता नहीं होती, सारे बच्चे इस चीज से नहीं सीख सकते। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं, अगर उनको समझ नहीं आ रहा है तो आपसे प्रश्न पूछेंगे, प्रश्न पूछेंगे तो आप उनको अलग तरीके से उस चीज का उत्तर दोगे या समझाओगे, है ना। तो सारे बच्चे इस चीज से नहीं सीख सकते, क्योंकि आप इसमें क्वेश्चन आंसर पूछोगे ही नहीं, या बहुत कम पूछोगे, लिमिटेड पूछोगे, तो फिर कुछ बच्चे नहीं सीख पाएंगे। ठीक है। फिर क्या है, यह विधि अध्यापक को इससे अधिक प्रभावशाली विधियों की अवहेलना करने को बाध्य कर सकती है, क्योंकि इससे भी प्रभावशाली विधियां कुछ होंगी जो, अगर हम इसके बजाय दूसरी विधि का इस्तेमाल करें तो उससे अच्छे से सीखने को मिल सकता है। लेकिन अगर कोई इसी से पढ़ाया जा रहा है तो जो इससे इम्पोर्टेंट विधियां होगी उसकी अवहेलना भी हो सकती है ना। लंबे व्याख्यानों से लाभ उठाने की दृष्टि से अपरिपक्व छात्रों का ध्यान क्षेत्र बहुत संकुचित होता है, क्योंकि हमने पहले पढ़ लिया था, जो हमारे परिपक्व छात्र होते हैं उनके लिए ये इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि उनकी जो सुनने की क्षमता होती है, उनमें जो पेशेंस होती है वो ज्यादा होती है। लेकिन जो अपरिपक्व होंगे वो थोड़ी देर के लिए उनका ध्यान रहेगा, आधे घंटे के लिए ध्यान रहेगा, या 20 मिनट के लिए, 25 35, उसके बाद ध्यान भटक जाएगा। तो जो उसके बाद उनको पढ़ाया जाएगा वो उनको समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो ये सारी जो चीजें हैं आपको ये याद रख लेनी है। ये था हमारा लेक्चर मेथड। अगला है हमारा निर्देशन अनुक्रिया विधि। देखो ये निर्देशन अनुक्रिया विधि, वैयक्तिक निर्देशन विधि, नाम से ना थोड़े सेम सेम लग रहे हैं, लेकिन इनमें डिफरेंस है। ठीक है। एक मिनट ना, एक मिनट रुकिएगा। सॉरी सॉरी, कुछ काम था जरूरी। हाँ जी, मैं बोल रही थी, जो ये इनके नाम है ना, निर्देशन अनुक्रिया विधि, व्यक्तिक निर्देशन विधि, ये एक सा ही लग रहा है लगभग, लेकिन इनमें अंतर है, और आपको ये अंतर याद रखना है, क्योंकि इससे बहुत बार आपको कोई बोल दिया जाएगा कि ये कौन सी विधि है, दो ऑप्शन तो ये दे दिए जाएंगे, फिर आपको कोई आंसर ऐसा है कि दो आपको लग रहे हैं बिल्कुल गलत है, अब इन दो में आपको कंफ्यूजन होगा। तो इसका जो डिफरेंस है वो याद रख लेना है, समझ लेना है ना। पहले देखते हैं निर्देशन अनुक्रिया विधि। इसमें क्या होता है,
अध्यापक स्पष्ट निर्देशन देता है जो प्रदर्शन के पूर्व, उपरांत या साथ साथ होता है, और तब सारे छात्र उसके अनुसार ही अनुक्रिया करते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा, समझ आ रहा है, मतलब प्रदर्शन के पहले भी दिए जा रहा है, उपरांत भी दिया जा रहा है यानी बाद में, या साथ साथ में दिया जा रहा है। मतलब ये निर्देशन अनुक्रिया विधि है, ये इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शंस है ये, है ना। कि जैसे हमें प्राणायाम अनुलोम विलोम सिखाया, हाँ सिखाते हैं हम किसी को, तो उसके पहले भी हम उनको देंगे, साथ साथ में भी इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि इससे इनहेल करो, इससे एक्सहेल करो, या बाद में भी दे सकते हैं कि आपको ये नहीं करना था, या ये आपने गलत किया, या कि आपने क्या अच्छा किया। ये जो हमारी विधि होती है, ये निर्देशन अनुक्रिया है, कि इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे बच्चों को, और बच्चे वैसे वैसे ही करेंगे। यहाँ पे बोला है ना, और सारे छात्र तदनुसार अनुक्रिया करते हैं, कि जैसे उनको बोला जा रहा है वो वैसे कर रहे हैं। ठीक है, छात्रों पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है और प्रस्तुत क्रिया की विषय वस्तु पर बल दिया जाता है। छात्रों पर ध्यान दिया ही जाएगा, जब आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हो तो वो आपका ध्यान छात्रों पर ही होगा कि वो सुने। पहले बात पहले सुने जो बोला, दूसरी बात जब कर रहे हैं उस टाइम आप दे रहे हो फिर भी उनपे ही ध्यान है, बाद में भी उनपे ही ध्यान है, क्योंकि आप उनको बता रहे हो उन्होंने क्या सही किया क्या गलत किया, या फिर कुछ एक्स्ट्रा बातें आपको उनको बतानी है। तो हाँ, इस पर पूरा ध्यान जो होता है वो हमारा छात्रों पे ही होता है। ठीक है, औपचारिकता प्रधान है विधि, और इस विधि में सूचना इस विधि के साथ सूचना कार्य होना अधिक श्रेयस्कर होता है जब छात्रों के निष्पादन में विषमता होती है। मतलब क्योंकि अ, वही बात है, विषमता क्यों होगी छात्रों की परफॉर्मेंस में, क्योंकि अलग अलग बच्चे का अपना स्पीड होता है सीखने का। ठीक है, तो इसके साथ साथ बच्चों को क्या होना चाहिए, निर्देश के साथ साथ सूचना भी प्रदान की जानी चाहिए, है ना, क्योंकि बच्चे अलग अलग स्पीड से सीखते हैं। छात्रों की समस्या पर ध्यान देने के बाद ही इस विधि से अच्छा लाभ उठाया जा सकता है। यदि छात्रों को किसी चीज को समझने में समस्या आ रही है, या किसी बात को वो अच्छे से बात को नहीं, सॉरी, किसी आसन या प्राणायाम को अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, तो उस चीज की उनको सॉल्यूशन बता के उसके बाद इसका अच्छे से उपयोग किया जाता है। पहला हमने पढ़ लिया है व्याख्यान यानी लेक्चर, बस उसमें लेक्चर देना होता है। ठीक है, वो एक क्या है, अध्यापक केंद्रित विधि है। दूसरी हमने पढ़ी निर्देशन अनुक्रिया विधि, ये है इंस्ट्रक्शंस दी जाती है इसमें बच्चों को, है ना। तो और बच्चे वैसे ही करते हैं, जैसे हमारे प्रैक्टिकल क्लास है उसमें भी तो यही होता है, आप उसका एग्जाम्पल इसमें ले सकते हैं। ठीक है, हमने दो विधियां पढ़ ली। अगली है हमारी व्यक्तिक निर्देशन विधि। व्यक्तिक निर्देशन, नाम से समझ आ रहा है, कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है ना कि पर्सनल है थोड़ा, कि इस विधि का सिद्धांत, इस पर सिद्धांत आधारित है कि सीखना एक अत्यंत व्यक्तिक स्वरूप का होता है। वही बात अलग अलग तरीके से सभी बच्चे सीखेंगे, कुछ जल्दी कुछ लेट। इस विधि में प्रयास किया जाता है एक समूह का ढांचा बनाते हुए विविध माध्यमों द्वारा व्यक्तिक भेद का ध्यान रखा जाए। जो बच्चों की हमारी इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं ना बच्चों में, इंडिविजुअल डिफरेंसेस आप टीचिंग एप्टीट्यूड में पढ़ोगे। ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं बच्चों में, तो उनका ध्यान रखते हुए ही पढ़ाना है। ऐसा नहीं है, मान लो कोई क्लास है, हम क्वेश्चन पूछते हैं, तो हमारे क्लास में 10 बच्चे हैं, 4-5 बच्चे अच्छे से आंसर देते हैं, लेकिन 4-5 है वो कभी देते हैं कभी नहीं देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कुछ ने दे दिया तो हम आगे कर जाए, थोड़ा बहुत, थोड़ा सभी पे ध्यान देना है, हमें व्यक्तिगत मतभेदों का ध्यान रखना है। उसी के बारे में ये विधि है कि हमें सबको साथ लेके चलना है। ठीक है, निर्देशन अनुक्रिया में और इसमें यही डिफरेंस है। निर्देशन में क्या होगा, हम इंस्ट्रक्शंस देंगे पहले बीच में बाद में, और व्यक्तिगत निर्देशन में क्या है कि हमें सबके ऊपर ध्यान देना है। जो सीखना है वो अपने तरीके से सब सीखेंगे, लेकिन ध्यान इसमें सब पे देना है। ठीक है, अगला है हमारा समूह चर्चा विधि। समूह चर्चा, नाम से समझ आ रहा है ग्रुप डिस्कशन, मतलब इसमें चर्चा की जाएगी किसी विषय पर। तो ये जो हमारी तकनीक है, ये किसी समस्या का हल ढूंढने के लिए अपनाई जाती है। मान लो कोई समस्या आ जाती है हमारे सामने, तो हमें क्या करना है, उस चीज का हल ढूंढना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे कि चलो डिस्कस करते हैं, फिर कहीं ना कहीं उसका उत्तर हमें मिल जाएगा। और इस विधि के व्यक्तिक और सामूहिक दोनों ही मूल्य है, जो हमारी समूह चर्चा विधि है। ठीक है, समूह चर्चा तो होती है, आपस में करते हैं, जैसे जो डिस्कशन होता है नॉर्मल हमारा, वही है ये, है ना।
फिर क्या है, यह विधि व्यक्ति को अपने को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करने में, अन्य लोगों के प्रति सहनशील बनाने में और समस्या पर विवेकपूर्ण चिंतन करने की योग्यता में सुधार लाने में सहायक है। मतलब पहला क्या है, अपने को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करने में। अब आप ग्रुप डिस्कशन करोगे, आपने 10 बच्चों का ग्रुप बनाया, तो उसमें हर एक बच्चा पार्टिसिपेट करेगा ना, तो उसको मौका मिलेगा। मौका किस चीज का मिलेगा, अपने आप को दूसरों के सामने अभिव्यक्त करने का और अन्य लोगों के प्रति सहनशील बनाने में। अब सबका अप अपना मत होता है, तो सारा अप अपना मत देंगे, कुछ उससे अग्री करेंगे, कुछ नहीं अग्री करेंगे, लेकिन इस चीज से क्या होगा, एक हमारे अंदर सहन शक्ति का विकास होगा दूसरे लोगों के प्रति भी। ठीक है। फिर है, समस्या पर विवेकपूर्ण चिंतन करने की योग्यता आती है कि कोई समस्या है तो हम पूरे ध्यान से पूरा दिमाग लगाएंगे, सारे लोग 10 बच्चे हैं, पूरा हमारा ग्रुप बना है, तो अपने अपने मत रखेंगे। तो ये चीज जो हमारी है ग्रुप डिस्कशन, इन चीजों के लिए सहायक है हमारी। पहला तो हम अपना अच्छे से अभिव्यक्त कर सकते हैं खुद को, दूसरा है दूसरों के प्रति सहनशील बन जाते हैं, और तीसरा क्या है कि किसी भी जो हमारी चीज है उस पर विवेकपूर्ण हम चिंतन कर सकते हैं। परिचर्चा विधि की प्रभावशीलता नेता की परिचर्चा करवाने की योग्यता पर निर्भर होती है। ठीक है। समूह चर्चा को परिचर्चा विधि भी बोल दिया जाता है। अब इसमें नेता कौन है, मान लो वही है, हमने 10 बच्चों का ग्रुप लिया हुआ है, तो किसी एक को हम उसमें हेड बना देंगे, तो वो हेड क्या करवाएगा, वो हेड करवाएगा फिर आगे समूह चर्चा, वो चर्चा करवाएगा किसी चीज में, वो आगे उनको बोलेगा, तो एक एक करके सबको पूछेगा, मतलब बिल्कुल एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से होगा जो भी चीजें होगी। ठीक है। छात्रों में सहभाग और नेतृत्व की दक्षता विकसित होने तक अध्यापक को नेतृत्व का कार्य करना चाहिए। जब तक कि बच्चों में एक ऐसा ना हो कि वो साथ साथ में चले और अच्छे से नेतृत्व ना कर पाए, तब तक अध्यापक को इस चीज का नेतृत्व करते रहना चाहिए। ये हमारा समूह चर्चा हो गया, इजी है। ग्रुप डिस्कशन आप सभी को पता है ना, समझ आ गया। ये 3 जो हमने अभी पढ़ी, 3 नहीं 4 जो हमने पढ़ ली, एक बार बता दीजिए कोई माइक ऑन करके। यस यस मैम। मैम। ठीक है जी। अगली है हमारी निर्देशित अभ्यास विधि, है ना। इसमें फिर से आ गया निर्देशित, तो ऐसे परेशान नहीं होना है, हम लोग इसको समझते हैं। पहली 2 तो हमें समझ आ गई, एक में क्या था इंस्ट्रक्शंस थे, दूसरे में क्या था जो हमारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, बच्चे की जो क्षमताएं हैं उनके अनुसार उनको कराना है। अब ये देखते हैं ये क्या चीज है, निर्देशित अभ्यास। तो ये होता है हमारा असाइनमेंट, अरे कट गया, असाइनमेंट होता है ये हमारा। असाइनमेंट को ही बोला जाता है निर्देशित अभ्यास, कि कोई आपको चीज बोली गई है करने के लिए, आप ये करके लाओ, आप इस चीज का असाइनमेंट लेके आओ कल के लिए, या इतने दिनों के बाद आप लेके आना। तो जो ये बहुत इजी है। ठीक है। क्यों दिया जाता है कि विद्यालय के समय उपरांत कराने से छात्रों के कौशल और दक्षता का स्तर सुधरता है। कि हमने बच्चों को असाइनमेंट दे दिया, आज हमने किया उद्यान बंद का अभ्यास, तो हमने असाइनमेंट दे दिया बच्चों को कि देखो कल हम पूछेंगे, तो कल को आपको ये प्रैक्टिस करके लाना है। ठीक है, ये असाइनमेंट दे दिया। या फिर ये हमारा लिखित रूप में भी हो सकता है कि हमने आपको इसकी विधि बताई, तो या आपको कोई बोल दिया जाएगा आज हमने उद्यान बंद किया, तो कल हम मूल बंद के बारे में करेंगे, तो आप उसके बारे में असाइनमेंट बना के लाना, लिख के लाना, या उसकी विधि समझ के आना। वही चीज होती है हमारी निर्देशित अभ्यास विधि। ठीक है। शीर्षासन, उद्यान, कपालभाति, शुद्धि क्रिया या नौली जैसे अभ्यासों के आवश्यक प्रस्तुतिकरण समेत कक्षा में कराने और कक्षा के बाहर अभ्यास कराने से उनमें दक्षता विकसित की जा सकती है। वही है जो प्रैक्टिकल चीजें हैं ये सारी। इनको अगर हम क्लास के अलावा अलग से समय देंगे, एक क्लास हमारी सुबह हो जाती है योगा क्लास, उसके अलावा मान लो हम खुद से भी प्रैक्टिस कर रहे हैं घर पे 1.5-2 घंटे, तो इसमें क्या होता है हम परफेक्ट होते जाते हैं, क्योंकि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा अच्छे से हम सीखेंगे। तो ये वही है, इसमें वही बोला जा रहा है, निर्देशित असाइनमेंट है ये। ठीक है। छात्रों को कक्षा के बाहर अभ्यास करने में प्रोत्साहित करना चाहिए और बाद में अध्यापक द्वारा उनकी जांच कराकर छात्रों को और अधिक अभ्यासार्थ अतिरिक्त सुझाव दिए जाने चाहिए। कि देखो पहले तो क्या है, हमने कोई चीज कराई, फिर बच्चों को हम प्रोत्साहित करेंगे, आप अगर इसकी प्रैक्टिस करोगे तो फिर क्या होगा,
प्रैक्टिस करोगे फिर क्या होगा, फिर आप इसमें और ज्यादा बेहतर कर पाओगे। तो जो बच्चा प्रैक्टिस कर रहा होगा, जब वो अगले दिन में सॉरी कुछ दिनों बाद उस चीज को परफॉर्म करेगा जो करवाया जा रहा है, तो वो अच्छे से कर पाएगा। ठीक है, तो उसको एक प्रोत्साहन भी मिलेगा उस चीज से कि नहीं हम कर सकते हैं। तो कोई भी चीज अगर हमें करवाई जाती है तो हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे साथ में। ठीक है, और ये स्पष्ट है कि इस विधि की सफलता छात्रों की प्रेरणा, उनकी अध्यापक से रिश्ता, सौहार्द और अंतरंग सौहार्द पर भी निर्भर करती है। सौहार्द मतलब रेपो क्या होती है, कि एक टीचर की रेपो क्या है बच्चों के बीच में। अगर टीचर की अच्छी रेपो है बच्चों के बीच में, तो इससे क्या होता है, बच्चे अच्छे से सीखते हैं। होता है ना कई बार कुछ कुछ ऐसे होते हैं, कई बीच में मान लो 10 में से एक हो गए, ऐसे अध्यापक होते हैं जो उस टीचर को कई बच्चे नहीं पसंद करते, उसकी रेपो अच्छी नहीं होती। मतलब वो कारण कोई भी हो सकता है, लेकिन जो उसके अलावा होते हैं सही टीचर, तो उनके साथ बच्चे क्या होते हैं, उनको प्रेरणा मिलती रहती है। ठीक है, ये थी हमारी निर्देशित अभ्यास विधि यानी असाइनमेंट। फिर आती है हमारी अगली परियोजना विधि। परियोजना, परियोजना होता है प्रोजेक्ट बनाना, है ना। इस विधि का उद्देश्य क्या होता है, छात्र द्वारा कक्षा में सीखी हुई बातों को क्रियान्वित करने में समर्थ बनाना है। कक्षा में जो हमने बातें सीखी है उसको आगे क्रियान्वित करना है। ठीक है, इससे छात्रों को संबंधित सूचनाएं ग्रहण करने में सहायता मिल सकती है। अगर हम बच्चों को प्रोजेक्ट देंगे करने के लिए तो हमने जो उनको प्रोजेक्ट दिया है उसके बारे में वो पता करेंगे, जानेंगे, जानकारी इकट्ठा करेंगे। तो उनको क्या होगा, उनका जो ज्ञान का भंडार है वो बढ़ता जाएगा, क्योंकि उनके पास अधिक सूचनाएं होंगी। सॉरी। ठीक है, जब निर्धारित समयावधि कम हो तब सीखे हुए अभ्यासों की पुस्तिका बनाना, विभिन्न स्रोतों से संबंधित साहित्य एकत्र करना, यौगिक अभ्यासों की प्रतिक्रिया बनाना और उन्हें प्रदर्शित करना, तथा संगोष्ठियों, सम्मेलनों, प्रतियोगिताओं का योजनाबद्ध निरीक्षण, विख्यात योग केंद्रों को देखने जाना आदि कार्य अध्यापन को महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करते हैं। क्या हो सकता है इसमें, क्या बोला गया है, जो हमने ये लाइन पढ़ी इसमें यही बोल रहे हैं कि अगर मान लो हमारे पास टाइम कम रह रहा है, ठीक है, तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो हमारे यौगिक अभ्यास है उसके मॉडल्स बना सकते हैं, फिर उसको उनको प्रस्तुत कर सकते हैं, है ना। या फिर जैसे हमारी संगोष्ठी होती है, कोई कॉन्फ्रेंसेस होती है, सम्मेलन होते हैं, योग की प्रतियोगिताएं होती है, वहां पे निरीक्षण किया जा सकता है। या कोई योग केंद्र है बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, वो वहां पे जाके दिखा के बच्चों को बहुत सारी चीजें बता सकते हैं। ठीक है, तो परियोजना विधि हमारी यही है कि जो हमारे प्रोजेक्ट होते हैं, हमें प्रोजेक्ट दिया जाता है करने के लिए, क्योंकि उससे हमारी जो नॉलेज है वो और ज्यादा बढ़ती है। फिर लास्ट है हमारी प्रदर्शन विधि। आज के हम लास्ट यही टॉपिक पढ़ेंगे, प्रदर्शन, बाकी कल पढ़ेंगे, तो ये सुन लेना सारा, है ना। प्रदर्शन विधि नाम से ही समझ आ रहा है, प्रदर्शन मतलब किसी चीज का प्रदर्शन करना है जो आपको आता है। तो ये होती क्या है, स्पर्धा रहित विधि होती है तथा कौशल और आकृति पर बल देते हुए कार्यान्वित की जाती है कि किस व्यक्ति में कितना कौशल है। स्पर्धा रहित होगी, आप अपना कौशल दिखाएंगे, सब अपना। जैसे होते हैं ना हमारे के एडवांस योगा वाले कोई चीज हो गई, तो वहां पे सारे बच्चे दिखाते हैं कि उनको कौन सा एडवांस आसन आता है या कौन से आते हैं, ये सारी चीजें वही है प्रदर्शन विधि। ठीक है, प्रदर्शनों का अपना मूल्य होता है और अच्छी प्रकार निर्देशित की जाने पर वे दर्शक और छात्र दोनों के लिए उपयोगी होते हैं। अब अगर प्रदर्शन किया जा रहा है, कोई छात्र कर रहा है किसी चीज का प्रदर्शन, तो अगर वो अच्छे प्रकार से निर्देश दिए गए, टीचर ने अच्छे से समझाया है आपको ऐसे ऐसे करना है, अच्छे प्रकार से निर्देश दिए गए हैं उसके, तो उसको छात्र भी अच्छे से करेगा। लेकिन जो लोग दर्शक है, जो देखने वाले हैं, वो उनके लिए भी उपयोगी होगी। ठीक है, यह विधि कक्षा में अध्यापन गठन को समझाते हुए अंत में सार्वजनिक प्रदर्शन करने मात्र के हेतु से प्रयुक्त होती है। कि पहले क्लास में बता दिया गया आपको, फिर आपने वो सीखा, फिर आपने वो प्रदर्शन किया सार्वजनिक स्थान पे जहाँ पे और दर्शक भी है। प्रदर्शन आप अपनी कक्षा के सामने भी कर सकते हैं, 2-3 क्लासेस के सामने भी, पूरे कॉलेज के सामने, पूरी यूनिवर्सिटी के सामने, या किसी ऐसी जगह पे बिल्कुल ही अलग जहाँ पे और ही जनता हो। ठीक है,
कक्षा में उपयोग की दृष्टि से एक तकनीक के रूप में इस विधि में कुछ दोष है। क्या दोष है? इसे सीखना सीमित हो जाता है, क्योंकि जो सीखा है उसी का प्रदर्शन बार बार करेंगे, तो इससे सीखना थोड़ा सीमित हो जाता है कि हम जो सीखा है उसी पे प्रैक्टिस कर करके उसको और ज्यादा अच्छा बनाएंगे। तो हम क्या होता है, तो उसी में लगे रहते हैं। तो इसे थोड़ा सीखना ना इसकी एक लिमिट है ये, है ना। नए कौशल उत्पन्न करने की अपेक्षा यह विधि छात्रों में विद्यमान गुण का ही उपयोग करती है, कि जैसे मैंने बोला जो सीखा है उसको और अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एक उत्तम समूह विधि के रूप में प्रयुक्त है। ठीक है, ये होगी हमारी प्रदर्शन विधि। फिर बोला गया है, फिर यहाँ पे बस थोड़ी कहानी सी बोली गई है, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं, कि उत्तम विधियों के चयन हेतु कोई एक सूत्र नहीं है कि उत्तम विधि क्या है, उसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं बना है ना। ये डिपेंड करता है किस चीज पे, समय पे, स्थान पे और सामग्री पर। अब कैसा समय है, क्या स्थान है, क्या सामग्री है, उसके हिसाब से भी होगा ना कोई विधि। ठीक है। अध्यापक में किसी विशिष्ट विधि का उपयोग करके विद्यमान परिस्थिति में उपयोग करने का कौशल होना आवश्यक है, क्योंकि क्या है कि जो आज की परिस्थिति है उसके हिसाब से टीचर को पढ़ाना आना चाहिए, या उसकी संबंधित विधि उनको आनी चाहिए, जिससे वो उस बच्चों का सीखना और ज्यादा कर सके, बढ़ा सके उसको। ठीक है। और दूसरे शब्दों में क्या बोल रहे हैं, कि विधि को हमें सदा साधन समझना है, ना कि लक्ष्य। विधि एक साधन है। किस चीज का साधन है? सीखने का साधन है, पढ़ाने का साधन है। किसी विधि से पढ़ाएंगे, अंतिम लक्ष्य तो वही है ना, सीखना है सभी को। तो विधि एक साधन होती है, ना कि कोई लक्ष्य होता है। और व्यक्तिक जो भेद होते हैं उनका ध्यान रखकर ही छात्रों में सृजनशीलता और स्वतंत्र रूप से सोचने को प्रोत्साहन मिलना चाहिए। व्यक्तिक भेद में ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा अच्छा कर रहा है, कोई दूसरे में प्रेशर डाले कि तुम भी करो, इसको देखो, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। योग में अध्यापन विधि चयनक्षम होनी चाहिए और विविध विधियों की महत्वपूर्ण गुणों का उपयोग करने वाली होनी चाहिए। तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ी विधियां, है ना। आज हमने तीसरा अध्याय अपना शुरू किया था, जिसका क्या नाम है, अध्यापन विधियां, उसके अर्थ एवं कार्य क्षेत्र। तो इसमें हमने सबसे पहले तो घटक पढ़े, 6 घटक पढ़े हैं। अध्यापन, अधिगम, अध्यापक, छात्र, विषय और फिर पर्यावरण। इनको याद रखना है, कल मैं पूछूंगी। फिर हमने देखा कि मुख्यतः 2 वर्ग होते हैं। पहला होता है निर्देशन विधियों के लिए जो हम क्लास में करवाते हैं, बिल्कुल निर्देश दिए जाते हैं। दूसरा होता है व्यवहारिक रूप से, जो हम व्यायामशाला में करवाया जाता है प्रैक्टिकल चीजों को सीखने के लिए। ठीक है। पारंपरिक रूप से 2 सफल ढंग है, अध्यापक केंद्रित, छात्र केंद्रित। पता है अध्यापक केंद्रित क्या है, पूरा ध्यान अध्यापक पे है। फिर छात्र केंद्रित है। फिर हमने कुछ मूलभूत विधियां पढ़ी, ये 7 विधियां हैं कुल जो हमने आज पढ़ी ना। पहली है व्याख्यान, जो लेक्चर होता है, आप सभी को पता है लेक्चर कैसा होता है। दूसरा हमने पढ़ा निर्देशन अनुक्रिया, निर्देशन होता है इंस्ट्रक्शंस देना। व्यक्तिक निर्देशन होता है व्यक्तिक मतभेद को ध्यान में रख के बताना। समूह चर्चा पढ़ा, यानी ग्रुप डिस्कशन होता है। फिर पढ़ा निर्देशित अभ्यास, निर्देशित अभ्यास होता है असाइनमेंट, जो चीज आपको घर से करने के लिए दी जाती है कि घर से करके लाओ, ये असाइनमेंट है आपका। वो प्रैक्टिकल रूप से भी हो सकता है, थ्योरी के रूप में भी हो सकता है। फिर होता है हमारा प्रोजेक्ट मेथड, जो चीज है हमारे, जो टॉपिक है उसका प्रोजेक्ट बनाना। ठीक है। प्रदर्शन विधि सबसे लास्ट में हमने पढ़ी, यानी किसी चीज को प्रदर्शित करना। इतना हमने आज पढ़ा। ठीक है, तो इतना समझ आ गया सभी को? बता दीजिए। ठीक यस है। मैम, आ गया। ठीक है, तो एक बार क्लोजिंग क्लियर कर लीजिए कोई, फिर हम लोग रिकॉर्डिंग ऑफ करके डिस्कस कर लेंगे। विजय जी आप करवा दीजिए क्लोजिंग क्लियर। विजय जी करवा रहे हैं क्लोजिंग क्लियर आप। यस मैम, सब ध्यानात्मक आसन में सुखपूर्वक बैठ जाएंगे और 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओ ओ ओ। रब करेंगे हाथ को धीरे धीरे। 3 बार शांति बोलेंगे, शांति शांति शांति।
धन्यवाद विजय जी। तो आज की क्लास समझ आई, ठीक लगा आपको, या कोई आपका फीडबैक है तो आप लोग दे सकते हो, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों। चलिए, समझ तो आया ना? एक बार थम्स अप कर लीजिए, समझ आया जिसको। यस मैम। ठीक है, तो कोई क्वेश्चन तो नहीं है किसी का? अभी तो नहीं है मैम। ठीक है, चलिए फिर आज की क्लास ओवर करते हैं, कल मिलेंगे, ठीक है? कल को पढ़ के आइएगा। सभी को प्रणाम। प्रणाम मैम। प्रणाम मैम। हाँ जी।